मॉर्निंग एवरीवन। इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन साइंस का एक नया चैप्टर जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। बहुत से स्टूडेंटों की और बहुत से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनकी डिमांड है कि सर ज़्यादा यदि अपन देखें तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बहुत से विद्यार्थियों की डिमांड की वजह से, और अभी आपको पता है कि अपने जो ये अभी जो क्लास 9th की होगी, मतलब तो उनके अंदर जो है वो आरपीएससी का सिलेबस न होकर एनसीईआरटी का सिलेबस होने की संभावना है। तो मैंने ये सोचा कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उनकी तैयारी करने वालों के लिए भी और हमारे जो स्कूली बच्चे होते हैं उन स्कूली बच्चों के लिए भी सिलेबस साथ साथ में क्लियर हो जाए। तो मैं स्कूली बच्चों को साथ में लेते हुए और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारियां कर रहे हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए उन सब के लिए मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आज अपने साइंस का जो चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करवाऊंगा। आप सभी मेरे साथ बने रहिए। आपसे एक सादर अपील है कि अपने इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों के साथ में साझा करें ताकि सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मित्रों हमारे आसपास के पदार्थ। ध्यान दें, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मित्रों, मैं 9th का जो सिलेबस है यानी कि मैं क्लियर कर देता हूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो बुकें होती है वो सारी प्रमाणित बुकें होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। 9th की क्लासेस रहेगी लेकिन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथ में काम आएगी। तो मैं अध्याय फर्स्ट ले रहा हूं और हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। मित्रों, ये जो लेसन है इस लेसन के अंदर हम पदार्थ से रिलेटेड यानी मैटर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी तरीके से अपन डीपली समझेंगे। तो अपने लेसन पर जरा ध्यान दें। अपने जो टॉपिक लिखा है वो है हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब अपने चारों ओर किस प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, ये अपने पास में चौक है, क्लियर है, चाहे चौक है, चाहे डस्टर है, चाहे ये बोर्ड है, इन सबको अपन क्या कह सकते हैं, ये सारे के सारे अपने मैटर हैं, क्लियर है। यानी कि इस चौक को देखने पर हमें पता चलता है क्या कि इस चौक के अंदर कोई नहीं कोई पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर है, इसके अंदर एटम यानी परमाणु है। तो और दूसरी खास बात यदि बड़े तौर पर मैं बात करूं मित्रों, तो एक्चुअली इसमें क्या है कि ये जो पदार्थ है इस पदार्थ के अंदर एक तो इसका आयतन है, क्लियर है, वॉल्यूम होता है इसका, और वॉल्यूम के साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, ये इसका वजन भी होता है, भार होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। तो अपन कह सकते हैं कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं, दुनिया की वे सारी पदार्थ या वस्तुएं जिसका आयतन होता है और जो आकार घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उन्हें सबको अपन क्या कहते हैं मित्रों, पदार्थ कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा ध्यान दें, यदि मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक की बात करूं या दिनचर्या के अंदर बात करूं, तो अपन सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं। श्वास के अंदर भी मित्रों क्या होती है, श्वास के अंदर गैसेज होती है। गैसेज ले रहे क्या है, पदार्थ है। हम लोग खाना खाते हैं, खाना क्या है, पदार्थ है। मतलब दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो जिसको हम पदार्थ नहीं कह सकते हैं। यानी कि अपने ब्लड से लेकर सारी चीजें जो होगी वो सारे के सारे क्या है मित्रों, वो सारे के सारे आपके पदार्थ हैं। क्लियर है? तो चलिए अब मैं पदार्थ के बारे में आपको बताता हूँ। पहली चीज है पदार्थ, ठीक है मित्रों, पदार्थ के बारे में। अब ध्यान दें, अक्षर इस पदार्थ को जो है द्रव्य कहा जाता है। या तो वर्ड लिख रहा हूं, सब जने इस वोके पर भी ध्यान देना साथ साथ में, जो कुछ वोके में उसको यहां लिखूंगा द्रव्य, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखा है, द्रव लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक है द्रव्य और दूसरा लिखा है मैंने क्या मित्रों, द्रव लिखा है। ये द्रव्य जो होता है इस द्रव्य को अपन बोलते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं, पदार्थ, मैटर। और ये क्या है, ये एक पदार्थ की अवस्था है। द्रव जो है वो क्या है, पदार्थ की अवस्था, यानी ठोस द्रव जो गैस पढ़ते हैं वो है, और द्रव्य का मतलब होता है मित्रों यहाँ पर आपका पदार्थ। क्लियर है? तो अब अपन क्या करेंगे कि
पदार्थ क्या होते हैं, तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं, संसार के अंदर दिखाई देने वाली वे सारी वस्तुएं जिनका क्या होता है मित्रों, जिनका आयतन होता है, जिनका क्या होता है, आयतन होता है, और क्या होता है, उनका द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। एक तो उनका आयतन होगा और एक क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है, और वो त्रिविम के अंदर क्या करेगा मित्रों, त्रिविम के अंदर जगह घेरेगा। जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पर अपने क्या है, चौक है, क्या है, चौक, और ये चौक क्या कर रही है, ये अपना खुला वायुमंडल है, त्रिविम में जगह खाली पड़ी है, इसके अंदर ये चौक क्या कर रही है, अपना स्थान घेर रही है, क्या कर रही है, स्थान घेर रही है। जैसे कि मैं बात करूं, डस्टर होता है अपने पास, डस्टर भी क्या करता है, त्रिविम के अंदर अपनी जगह घेरता है, और क्या होता है, उसका आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ क्या करेगा, ये आकार घेरता है, क्या करता है मित्रों, आकार। तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिनका आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, और वो त्रिविम के अंदर क्या करती है मित्रों, त्रिविम के अंदर अपना आकार घेरती है, ऐसी सारी वस्तुओं को अपन क्या कहते हैं मित्रों, सारी वस्तुओं को अपन पदार्थ यानी कि मैटर कहेंगे। अब बात यह है कि अपने सामने हम किन किन को पदार्थ के और पदार्थों का वर्गीकरण करें, तो हम लोग कैसे करें, पदार्थों को बांटे तो हम कैसे बांटे, और किस आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। तो मित्रों मैं क्लियर कर देता हूं कि अपन लोग जो शुरुआत के अंदर इन पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, तो सीधी सी बात है कि पहला जो पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे, मैं क्लियर कर देता हूं, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है ना मित्रों। तो ये ध्यान दें, पदार्थों का वर्गीकरण क्या है, या पदार्थों का वर्गीकरण का मतलब है अपन उसको पहले जो वर्गीकरण करेंगे वो तो करेंगे मित्रों उसके भौतिक गुणों के आधार पर करेंगे, या कह सकते हैं उसके भौतिक स्वरूप के आधार पर करेंगे, और दूसरा जो करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे मित्रों, वो करेंगे उनके रासायनिक गुणों के आधार पर या रासायनिक स्वरूप के आधार पर। तो मैं पहले देता हूं, बोल लूंगा मित्रों, हाँ, भौतिक स्वरूप के आधार पर, किसके आधार पर मित्रों, भौतिक स्वरूप के आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनका वर्गीकरण करेंगे। किनका वर्गीकरण करेंगे मित्रों, तो पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। अब जरा ध्यान देना है कि भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है। भौतिक का मतलब होता है ये अपने पास में चौक है, इस चौक के पार्टिकल्स क्या है, कितनी दूरी पर इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या, इसके पार्टिकल्सों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो फोर्स कैसा है, ये सारी चीजें जो होती है वो अपने किस में आती है, इसके भौतिक स्वरूप के अंदर आती है। क्लियर है। तो देखिए पहले अपन क्या करेंगे कि भौतिक स्वरूप के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण के अंदर मैं बात करूंगा आपको उसके जो कण होते हैं, या मैं उनकी सीधी सी बात करूं तो उनकी अवस्थाओं के आधार पर करूंगा कि भौतिक स्वरूप के अंदर उसकी क्या आती है, अवस्था आती है। क्या आती है मित्रों, अवस्था आती है। ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है ना। इसमें तो अपन एकदम नॉर्मल कह सकते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं कि अवस्था अपन देख के अनुभव करेंगे कि वास्तव में जैसे यहाँ पर अपनी क्या है, चौक है, क्या है, चौक है, तो हम चौक को क्या बोलेंगे, क्योंकि चौक अपनी सॉलिड है। जैसे अपने पानी की बोतल होती है, पानी की बोतल के अंदर जो अपना ये पानी भरा होता है, अपन क्या बोलेंगे, द्रव है। तो ये तो अपन बाद में इसको लेंगे कि वास्तव में जो अवस्थाएं होती है वो अवस्था किस आधार पर होगी और किस आधार पर अपन अवस्थाओं को लेंगे, द्रव कैसे पढ़ेंगे, ठोस को कैसे पढ़ेंगे और अपन गैस को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब साथ ही साथ क्या करेंगे, अपन बात करेंगे कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर कि कणों का जो आकार होता है उस आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण या उसका भौतिक स्वरूप माने, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेंगे अपन कणों के मध्य, किसके मध्य मित्रों, कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, कणों के जो कणों के मध्य आकर्षण बल है उस आकर्षण बल के आधार पर, ठीक है ना। इसके आधार पर हम पहले क्लियर कर देते हैं दो पॉइंटों को, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। तो ध्यान दें पदार्थ की जो अवस्थाएं होगी, जैसे अपन इन दो पॉइंटों को पढ़ेंगे कि कणों के आकार के आधार पर और कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, तब अपने को ये अवस्था यानी फेज समझ में आ जाएगी,
ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं कणों के आकार के आधार पर कि कणों का जो आकार होता है उसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण अपन कैसे कर सकते हैं। मैं जनरली आपको क्या देता हूं, एक जनरली आपको एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान दें। अपने पास में क्या है मित्रों, एक बीकर, क्या है, बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर अपना क्या भरा हुआ है, तो मित्रों ध्यान दें, इसके अंदर अपना पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, क्या है, जल है, ठीक है। अब अपने को देखना है कि इस पानी के अंदर हम लोगों ने क्या मिलाया मित्रों, तो इस पानी के अंदर हम लोग मिलाएंगे क्या मित्रों, तो इस पानी के अंदर अपन पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाएंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं मित्रों, लाल दवा बोलेंगे। तो इसके अंदर ऊपर से क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या बोलेंगे मित्रों इसको, लाल दवा। अब मिलाएंगे बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में मिलाएंगे, जैसा कि अपना पानी जो था वो अपन देख ले कि वो 1000 ml यदि अपना पानी था माना एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। इस 1000 ml के अंदर क्या करेंगे अपन लोगों ने, तो केवल कितना मिलाया है, तो 10 ml ही आपने पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवा मिलाई है। अब क्या करना मित्रों, नेक्स्ट बिंदु के रूप में, जैसे आपने इस 1000 ml के अंदर 10 ml आपने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, उस पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने के बाद में ये आपका जो सॉल्यूशन बना उसके अंदर से एक प्रकनली भर के 10 ml क्या कर ले मित्रों, अलग कर ले, यानी कि वो किस में से करनी है, वो इसके आपके बीकर में से करनी है, बीकर ए के अंदर से। किस में से करनी है, बीकर ए के अंदर से करेंगे अपन लोग। तब क्या होगा कि यहां से अलग किया हुआ वापिस 1000 ml के अंदर वही वापिस 10 ml मिलाएंगे। ऐसे करते 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 अपन क्या करेंगे, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 4 बार ऐसे प्रोसेस को अपनाएंगे। देन ऐसी स्थिति के बाद में वो 4 से 5 बार प्रोसेस अपनाने के बाद के अंदर भी आपके जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो लाल रंग होता है वो बहुत काफी टाइम तक वो गायब नहीं होता है, उसको 3-4 बार प्रोसेस अपने में मिला दिया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपने तो पोटेशियम परमैंगनेट कितना लिया था, तो केवल और केवल 10 ml ही पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, कितना मित्रों, 10 ml। लेकिन वही प्रोसेस आपने कम से कम 4 से 5 बार अपनाया, फिर भी आपके पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग है वो उसी पानी में बना रहा है। आप क्या कह सकते हैं मित्रों इसके बारे में, तो अपन ये कह सकते हैं कि आपने जो पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया था, यानी कि आपने कितना ml लिया था, केवल और केवल आपने 10 ml ही लिया था। कितना लिया था, 10 ml। और उस 10 ml के बाद के अंदर भी आपके 4 से 5 बार प्रोसेस के अंदर वही पार्टिकल्स आ रहे हैं। आप समझ जाइएगा कि इतने से 10 ml के अंदर वो इतने अपने सारे गुण दिखा रहा है कि वो कम से कम 4 से 5 बार में सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो समझ जाइएगा कि इस 10 ml के अंदर उसके पार्टिकल्स जो थे, उसके जो कण थे वो इतने छोटे थे, इतने महीन कण थे कि वो 3-4 बार प्रोसेस अपनाने के बाद के अंदर भी 1000 ml के अंदर उसके रंग जो है उसका प्रभाव दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कणों के आकार के आधार पर भी अपन पदार्थ की अवस्था पढ़ सकते हैं, उसका भौतिक स्वरूप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया अपने अवस्था के आधार पर, किसके, कणों के अवस्था के आधार पर कि कणों का आकार क्या हो सकता है। तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते इतने पदार्थ के कण छोटे हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है कि कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे ये अपने चौक है तो इसको तो अपन तोड़ना क्या है, थोड़ा आसान है। यदि मैं यही बात वापस किस पे करूं, इस बोर्ड की पट्टी के ऊपर करूं या बोर्ड के ऊपर करूं, इसको तोड़ना थोड़ा और भी क्या हो जाएगा मित्रों, कठिन हो जाएगा। यदि लोहे की कील के बारे में बात करूं तो तोड़ना और भी क्या हो जाएगा मित्रों, और भी थोड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे करते करते अलग अलग वस्तुओं को तोड़ना कठिन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने की वजह कि आपके जो पदार्थ लिया हुआ, उस पदार्थ के जो पार्टिकल्स है, इसके जो कण हैं, उन कणों के मध्य जो आपका अट्रैक्शन फोर्स लगता है, कैसा फोर्स, इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स, जो आंतरिक आकर्षण बल लगता है, तो वो उस वजह से ही आपके पदार्थ को तोड़ना क्या हो रहा है मित्रों, मुश्किल हो रहा है, प्रभावी हो रहा है, ठीक है, नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो यह कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर क्या करेंगे अपन लोग, पदार्थों की अवस्था समझेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, किसी के मध्य ज्यादा होती है, किसी के मध्य कम होती है। क्लियर है? तीसरी अवस्था पढ़ेंगे अपन, तीसरी चीज है, मैं इन सबको क्लियर करूंगा, ये सारे पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगा कब, जब आपको अलग अलग पदार्थ की अवस्थाओं को समझाऊंगा। तीसरी चीज है मित्रों कि कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को समझना साथ साथ के अंदर।
और क्या समझना है मित्रों, संपीड़िता, संपीड़िता कॉम्प्रेशन को समझना है। किसको समझना है, कॉम्प्रेशन को समझेंगे अपन कि कॉम्प्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन चार बिंदुओं को तो केवल अपन क्या ले रहे हैं मित्रों, आधार लेंगे। क्या लेंगे, आधार लेंगे, और इन चार बिंदुओं को आधार लेके और अपन क्या करेंगे, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग। पहली अवस्था जो पढ़ेंगे अपन, वो अवस्था मतलब कौन सी है, उसको मैं बोल रहा हूं ठोस, यानी कि सॉलिड फेज। कौन सी फेज है मित्रों, सॉलिड फेज को लेंगे। आप आज भी इसी वीडियो के अंदर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को बहुत ही बारीकी से समझना है। क्लियर है, देखिए ये अपने आधारभूत बिंदु हो गए, और पहली अवस्था जो ले रहा हूं मैं वो है मित्रों अपनी ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था है मित्रों, ठोस अवस्था, सॉलिड फेज। हाँ, मैं इसके बारे में बोलूं तो वे सभी पदार्थ जिसका आकार और जिसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि बदलता नहीं है। जो सॉलिड फेज की वस्तु होती है वो कभी भी अपना आकार नहीं बदलती, और उसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। तो मैं इसके बिंदु लिख रहा हूं, जरा ध्यान दें। और ठोसों का क्या मित्रों, ठोसों का एक तो आकार, क्या आकार, दूसरी चीज क्या मित्रों, आयतन। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन व आकार निश्चित होता है। समझ में आई बात क्या? अब आप बोलोगे सर आकार और आयतन निश्चित क्या होता है, मैं बोलता हूं कम से कम आपके पास में बोर्ड माने या चौक मान ले आप, इस चौक का आकार, ये चौक शायद 4 महीने से पड़ी हो, शायद 12 महीने से पड़ी हो, इसका आकार कभी बदलेगा नहीं, इसका आयतन भी नहीं बदल रहा है, यानी कि अपनी अवस्थाओं के अंदर वॉल्यूम भी वही है, उसका मास भी वही है, द्रव्यमान भी वही है। और क्या, इनके कणों के मध्य, इनके कणों के मध्य का मतलब हुआ कि ठोसों के कणों के मध्य, इनके कणों के मध्य क्या पाया जाता है, प्रबल, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक जो आकर्षण बल होगा वो इनमें पाया जाएगा। अब क्या होगा अंतरा आणविक आकर्षण बल, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर करूंगा कि अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है। ठीक है, और तीसरी चीज है संपीड़िता। संपीड़िता नगण्य होती है। संपीड़िता क्या होती है, नगण्य। अब नगण्य का मतलब मित्रों इसमें कॉम्प्रेशन का गुण बिल्कुल पाया नहीं जाता है, यानी कि इसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए क्या है, और अपन कह सकते हैं कि इनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, यानी मैं कहूं कि कणों के मध्य, किसके मध्य, कणों के मध्य रिक्त स्थान, कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। कणों के मध्य रिक्त स्थान जो होता है वो न्यूनतम होता है। कणों के मध्य मित्रों रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा और उसके अंदर इस जितने सारे मैंने जो पॉइंट लिखे हैं उन पॉइंटों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान दें। यहां पर एक डायग्राम है, ठीक है ना, यहां इसके सारे ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या है मित्रों, इसके सारे के सारे पार्टिकल्स हैं। आप सबको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने का प्रयास करना। ये सारे पार्टिकल्स टोटली, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जो मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं वो पार्टिकल्स बहुत ही नजदीक में बनाए हैं, दूर दूर नहीं बनाए हैं। आगे मैं जो गैसेज और जो आपको लिक्विड समझाऊंगा तो वैसी स्थिति में ये जो पार्टिकल्स जो मैंने यहाँ बनाए हैं वही पार्टिकल्स में क्या करूंगा, दूर बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा तो वो उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, अब मित्रों ध्यान दें, अब इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स है। ठीक है, और इस पार्टिकल्स में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है, यानी कि देखिए यहाँ वाला एक पार्टिकल्स और दूसरा यहाँ वाला पार्टिकल्स है,
तो इन दोनों के दोनों जो आपके अणु होंगे, परमाणु होंगे, उन अणुओं या परमाणुओं के मध्य जो आपकी दूरियां होगी, वो दूरियां क्या है मित्रों, बहुत ही कम दूरियां होती है, ठीक है, और दूरी कम होगी, ठीक है, तो साथ ही साथ क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल का मतलब है मेरे हाथ में, अब एग्जांपल समझाता हूं, दो चुंबक हैं, ठीक है ना, दोनों चुंबक आपस में क्या करते हैं, यदि असमान ध्रुव होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी क्या होता है मित्रों, इनके अणुओं परमाणुओं के बीच में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, और प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाए जाने की वजह से इसके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही ताकतवर रूप से खींचे हुए रहते हैं। ठीक है, अब अपन पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, जरा ध्यान दें। पहला बिंदु है अपना, ठोसों का आकार आयतन निश्चित होता है। मैं कहता हूं जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका पत्थर है, उदाहरण टेबल मान लो, ठीक है, आप पत्थर मान रहे, ठीक है ना, तो ये टेबल है, पत्थर है, चौक है, आपकी कुर्सी है, ये सब क्या होगी मित्रों, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सॉलिड है। अब मैं बताऊंगा सॉलिड क्यों है। तो पहली स्थिति है कि इसका आकार नीचे, यानी मैं कह देता हूं कि ये सभी के सभी जो आपके सॉलिड फेज के अंदर की मटेरियल है, इनका आकार भले कितने भी साल क्यों ना हो जाए, इनका आकार नहीं बदलेगा। ये बोर्ड कई सालों से यहाँ लगा हुआ है, इसका आकार जितना पहले था उतना अभी भी है, कोई इसने आकार नहीं बदला। इसका मतलब आकार क्या है मित्रों, निश्चित है। किस में होता है निश्चित, तो यहाँ पर होता है आपके ठोसों के अंदर। क्लियर है। दूसरी बात है आयतन, यानी कि ये बोर्ड जो है वो अपना उतना ही आकार घेर रहा है जितना आकार आज से 10 सालों पहले घेरता था, और उतना ही आकार घेरेगा 10 सालों के बाद में भी जितना अभी घेर रहा है। यानी कोई बदलाव आया क्या? नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं आया। तो ठोसों का आकार आयतन क्या होता है मित्रों, निश्चित होता है। पहला बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। दूसरा बिंदु जो है वो क्या है मित्रों, इनके कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल? इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वो कैसा होता है, बहुत ही हाई होता है। यानी कि शब्द आ रहा है मित्रों, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल को मैं क्लियर करता हूं, जब कोई दो वस्तुएं आपस में अपने को एक दूसरे को पास पास खींचती है तो वो आकर्षण बल होता है। और अंतरा का मतलब होता है दोनों के बीच में, आणविक का मतलब अणुओं के बीच में, प्रबल का मतलब बहुत ही ज्यादा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इनके कणों के मध्य जो है वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत प्रबल तरीके से एक दूसरे को अपने पास में खींचता है। समझ में आ गई बात क्या? तो ये किसमें पाया जाता है? ठोसों के बीच में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान अधिक होता है, हाई होता है। अब मित्रों बात करेंगे अपन पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है। आप बोलोगे सर ये मामला तो समझ में आया ही नहीं कि संपीड़ितता होती क्या है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। क्या मित्रों, इस दीवार को या बोर्ड को आप लोगों ने धक्का मारा, आप लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चलो इस दीवार को आप दबा पाओगे क्या? बहुत ज्यादा, बहुत अधिक मात्रा में ताकत लगा लेंगे, आपकी दीवार दबेगी नहीं। क्यों नहीं दब रही मित्रों? नहीं दबने का मतलब है कि इस दीवार के अंदर संपीड़ितता जो है वो तो है ही नहीं। संपीड़ितता का मतलब होता है कंप्रेशन, और कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल समझा। अपने पानी से भरा हुआ गुब्बारा है, आपने बहुत बचपन में इस चीजों को खेला होगा, बहुत आनंद लिया होगा। आप लोग जब गुब्बारे को दबाते थे तो गुब्बारा दबता था, ठीक है, और गुब्बारे से पानी बाहर की ओर जाता था। इसका मतलब क्या है? इसमें कंप्रेशन है। सॉलिड में कंप्रेशन होता ही नहीं है, दीवार में कोई कंप्रेशन नहीं है। पत्थर को आपने बहुत दबाने की कोशिश करना, पत्थर आपका दबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कंप्रेशन का गुण नहीं है। और लिक्विड में होता है थोड़ा, लेकिन आप लोगों को जो गैस की बात करेंगे, देन ऐसी स्थिति में आपको समझाऊंगा कि गैस जो होते हैं उस गैस के अंदर संपीड़ितता सर्वाधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अपने घरों के अंदर जो सिलेंडर आते हैं गैस के, उन गैस को दबा दबा कर भरा जाता है, उसको कंप्रेस्ड किया जाता है। ऐसी स्थिति में अपन उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस बोलते हैं। ये कंप्रेस्ड का मतलब है उसको दबाया जाता है। तो ये बिंदु आपको समझ में आ गया मित्रों। बहुत बार कॉम्पिटिशन के एग्जाम में सवाल को पूछा गया है कि ठोसों की संपीड़ितता होगी, या 3 से 8 ठोसों के वस्तुओं का नाम दे दे और आपको बोल दे कि जैसे पानी के बारे में बताए, किसी गैस का नाम दे दे और किसी ठोस का नाम दे दे, और फिर आपको बोले निम्न में से किसकी संपीड़ितता सर्वाधिक होगी, तो मित्रों सर्वाधिक संपीड़ितता गैसों की होती है, सॉलिड की नहीं होती है।
चौथा बिंदु है आपका क्या है? फोर्थ बिंदु कि कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, न्यूनतम होती है। यानी कि एक ये पार्टिकल्स है, मैं क्लियर कर रहा हूं, जरा ध्यान देने का प्रयास करें। एक ये पार्टिकल्स है, दूसरा इसके जस्ट पास में पार्टिकल्स होगा, तीसरा इसके जस्ट पास में पार्टिकल्स होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इन पार्टिकल्सों के बीच की जो दूरी होती है, यानी जो रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, वो खाली जगह न्यूनतम बहुत कम से कम होती है। किसकी तुलना में? द्रव और गैसों की तुलना में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका बिंदु जो आपका था फोर्थ बिंदु वो क्लियर हो गया। इसके एग्जांपल आपको समझ में आ गए मित्रों, क्या कि कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। और एग्जांपल है इसका टेबल और पत्थर, ये आपका डायग्राम है ठोस का। तो ये ठोस वाला आपका कांसेप्ट क्या हो गया है? क्लियर हो गया है। ठीक है, अब मैं इनको साफ करके और आपको द्रव अवस्था समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। ठीक है, तो अपन पहले पदार्थ क्या होते हैं मित्रों पढ़ लिया, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। दुनिया की वे सारी वस्तुएं, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिनका क्या होता है मित्रों? जिनका आयतन होता है, जो आकार घेरती, जिनका द्रव्यमान होता है, वे सभी के सभी क्या होते हैं मित्रों? वे सभी के सभी आपके पदार्थ गिने जाते हैं। ठीक है, तो आपकी एक पोजीशन क्लियर हो गई। अब दूसरी पोजीशन को मैं यहाँ पर समझा रहा हूं। ये यहाँ पर है आपकी द्रव अवस्था। कौन सी मित्रों? सेकंड नंबर पर द्रव अवस्था। अब की बार मैं लंबी भाषा नहीं लिखूंगा, जो भी आपका नया वर्ड आएगा उनको समझा दूंगा, जरा ध्यान देना आपका। इसकी कंपेयर करके मैं लिख रहा हूं, ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता था, लेकिन यहाँ द्रवों की बात हो रही तो द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता मित्रों। ध्यान देने का प्रयास करना। इनमें पहला बिंदु क्या होगा? आकार में लिख देता हूं अलग से ही, आकार अनिश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, आकार अनिश्चित होता है। आइए बात समझ में कैसे होता है मैं क्लियर कर रहा हूं, आप चिंता नहीं करें। जैसे आप लोगों को घर के अंदर चाय की एक कप दिया, चाय दी, आप लोगों ने बोला चाय को मैं कप में नहीं पीऊंगा, किसी कटोरी में पीऊंगा। तो जब आपकी चाय जो थी वो कप में थी तो कप का आकार लिए हुए थी, और आपकी चाय जब कटोरी में चली गई तो कटोरी का आकार ले लिया। और होता है, मान लीजिए आप लोग चाय पी रहे थे और अचानक से आपके हाथ से झटका लगा, चाय का कप जमीन पर गिर गया या फर्श पर गिर गया, क्या मित्रों वो चाय वहीं पर कप का आकार लिए हुए रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी, वो तो वहां पर बहना शुरू कर देगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी लिक्विड को जिस भी बर्तन में डाला जाता है वो उसका आकार ले लेता है, तो इसका आकार अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन क्या होता है मित्रों? आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट बिंदु के बारे में बात करूंगा। इनके कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल का जो मान होता है, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल का मान, वो ठोसों की तुलना में थोड़ा क्या होगा? कम होगा। तो बार बार इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा बिंदु, मतलब जो अंतराण्विक आकर्षण बल का मान, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आकर्षण बल जो होगा वो आकर्षण बल का मान किसकी तुलना में कम होगा? तो सीधी सी बात है कि आपके सॉलिड की तुलना में ये कम होगा। सॉलिडों का क्या होगा मित्रों? ज्यादा होगा, ठोसों का ज्यादा होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट बिंदु के बारे में बात कर रहा हूं। वो बिंदु है आपका कि संपीड़ितता। ठोसों में तो नगण्य होती थी, लेकिन द्रवों के अंदर जो है वो संपीड़ितता का गुण थोड़ा सा पाया जाता है। मैंने अभी गुब्बारे का उदाहरण दिया कि आप बचपन में छोटे थे, गुब्बारे में पानी भर के गुब्बारा को दबाया करते थे, गुब्बारा दबता था। मतलब समझ जाइए कि गुब्बारा दब रहा है तो गुब्बारे में क्या है? गुब्बारे में पानी था। तो पानी होने की वजह से इसका मतलब इसमें संपीड़ितता का गुण थोड़ा सा पाया जाता है। संपीड़ितता का गुण, संपीड़ितता का जो गुण है वो थोड़ा सा का मतलब यहाँ पे वस्तु का कोई मैं वस्तु नहीं दे रहा हूँ कि वो थोड़ी सी वस्तु, थोड़े से का मतलब जो होता है कम गुण पाया जाता है। संपीड़ितता का थोड़ा सा गुण जो है गुण है वो थोड़ा सा पाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि इनके कणों के मध्य आपके द्रव जो है, इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान जो है वो न्यूनतम होता है। किसके बीच में? ठोसों के बीच में था। लेकिन द्रव जो होंगे उनके अंदर थोड़ा सा आकार ज्यादा होगा। किसकी तुलना में? मैं तीनों की कंपैरिजन करके लिखूंगा मित्रों, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं तीनों के अलग से आपको जो कॉम्पिटेंस के क्वेश्चन होंगे वो बनाऊंगा।
तो कणों के मध्य रिक्त स्थान थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, अब मैं इसको सामूहिक रूप से लिख रहा हूं, आप थोड़ा जल्दी करने का और अपने टॉपिक पर ज्यादा डिस्कस करें। सेम टू सेम बात लिखना है, समय बर्बाद करने से मतलब नहीं है। आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बात करूं यदि दूध की, ठीक है, मैं बात करूं यदि पानी की, मैं बात करूं यदि तेल की, तो ये सब क्या है मित्रों, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके द्रव है। मैं एक और गुण लिख रहा हूं यहां पर, इनके अंदर बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी कि लिक्विड एक जगह पर यदि आपके हाथों से गिर गया, इसका मतलब वो फर्श पर बहकर आगे की ओर चलेगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो वो कर रहे हैं मित्रों गैस अवस्था के बारे में। किसके बारे में, गैस अवस्था। इसको भी मित्रों में बहुत ही सॉलिड रूप से, संक्षिप्त रूप से, ठीक है ना, आपको लिखूंगा, सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि लिखना कम है, समझना ज्यादा है, माइंड में सारी चीजों को ज्यादा बिठानी है। ठीक है ना, इनमें क्या होगा, पहला बिंदु, एक तो इसका आकार व आयतन, आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं, आकार व आयतन अनिश्चित होते हैं। इसमें मित्रों न तो आकार निश्चित होता है और न ही इसका आयतन निश्चित होता है, आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में बात करेंगे अपन बिंदु सेकंड की बात कर रहे हैं। तो सेकंड बिंदु है कि इनके कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल का मान अधिक था ठोसों में, द्रवों में उससे क्या था, थोड़ा कम था, और गैसों में तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है ना, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान क्या होता है मित्रों, कम होता है। इसीलिए तो ये गैस क्या करती है, जहां से थोड़ा सा भी गैस का रिसाव हो गया और वो विसरण करना शुरू कर देती है, यानी हवा के अंदर उड़ना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो आपस में जो पार्टिकल्स है उसके अंदर खिंचाव नहीं है, खिंचाव नहीं है का मतलब उसमें आकर्षण बल का मान नहीं लगता, बहुत कम है। नेक्स्ट बिंदु के बारे में मैं बात करूं, यदि आपका तीसरा बिंदु है तो क्या है मित्रों, तो वो है संपीड़ितन। वहां पर ठोसों में लकड़ी यहाँ पर थोड़ी होती है और यहाँ अधिक होती है, संपीड़ितता का गुण पाया जाता है, संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कह सकते हैं, क्यों नहीं, यदि सॉलिड की और इन तीनों की बात हो रही है तो अपन कह सकते हैं संपीड़ितता का गुण इन तीनों की तुलना में जो गैसों के अंदर है वो सर्वाधिक पाया जाता है। क्या होता है, वो सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, और खासकर बात क्या है इसमें, मैं इंपॉर्टेंट बात करूं मित्रों तो वो है अपना विसरण का गुण पाया जाता है। किसका गुण, विसरण का गुण, विसरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, अभी मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, ये देखो, ये डायग्राम, आप तीनों के तीनों डायग्राम की तुलना करिएगा। आपके सामने तीन डायग्राम्स बने हुए हैं, ये आपके गैस का बना हुआ है, ये आपके लिक्विड का बना हुआ है और ये यहाँ पर आपके सॉलिड का बना हुआ है। मित्रों आपको क्या अंतर लग रहा है, इनके अंदर क्या डिफरेंट है, भिन्नता क्या आ रही है, तो आप कह सकते हैं यदि डायग्राम को देखकर भी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास थे, या पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए और यहाँ तो बहुत ज्यादा दूर हो गए। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी सभी कंपटीशन वालों के लिए प्रश्न तैयार कर रहा हूं कि आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में क्या आ सकते हैं मित्रों। ठीक है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा ऊपर बढ़ा रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चन तैयार होंगे। अभी यहाँ जो है, ये जो पार्टिकल्स है वो इतने दूर दूर होंगे। ठीक है, हाँ, अब आपके क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सभी स्कूली स्तर के बच्चे भी करेंगे क्योंकि उनके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है मित्रों, अपनी राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक परीक्षा करवाती है। ठीक है ना, आपको पता होगा, नहीं पता है तो अपने स्कूल स्तर पर बात कर ले, और कई सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। तो देखिए अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन फाइनली 2-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। यहाँ बात करें ठोसों के आयतन आकार के बारे में तो आप ये सारी
लिखी हुई बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ प्रश्न आने की क्या संभावना बढ़ेगी? तो मित्रों प्रश्न आने की संभावना बढ़ेगी कि ठोस द्रव और गैसों की तुलना में बताइएगा कि इनके कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल का मान कौन से क्रम में सही होगा। तो मैं आपको लिख बिना ही क्लियर कर देता हूं कि सॉलिड यानी ठोस होंगे उनके अंदर प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल का मान ज्यादा, यानी कि मैं क्लियर करूं यहां पर, तो ठोस अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा मित्रों? ठोसों में। ठीक है, ठोसों के बाद में किसमें आता है? वो द्रव में आता है, और द्रव के बाद सबसे कम किसमें आता है मित्रों? गैस के अंदर आता है। क्लियर है? ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, अंतराण्विक आकर्षण से रिलेटेड प्रश्न पूछे तो सबसे ज्यादा ठोसों में, ठोसों के बाद द्रव में, द्रव के बाद में गैसों में। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रश्न पूछे यदि संपीड़िता का, तो संपीड़िता सर्वाधिक किसमें होती है मित्रों? संपीड़िता सर्वाधिक गैसों में होती है। ठीक है, गैसों के बाद में किसमें आती है? आपके द्रव में आती है। और यहाँ तो यदि बात करूं तो नगण्य होती है। नगण्य होने का मतलब यहाँ सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार की नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जा सकते हैं। और भी मैं ज्यादा जो आपको अलग से वीडियोस तैयार करूंगा उसके अंदर आपके सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप गैस अवस्था से रिलेटेड, द्रव अवस्था से रिलेटेड, ठोस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अंतिम रूप से आप सबको मैं यही कहूंगा कि अपने वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमेशा नियमित रूप से, रेगुलर रूप से आप हमारी कक्षा के साथ बने रहिए। धन्यवाद।